हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू कलाम लर्निंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री टिल डेट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें कि हम जानेंगे कि वाई समथिंग लाइक सम एलिमेंट्स आर सार, जैसे आपका लेमन हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड है, टोमेटो है, वाई दीज थिंग्स आर सार इन नेचर। या फिर आपने कभी सोप टच किया होगा, उसका वो स्लिपरी फोमी टेक्सचर वो है क्यों। ठीक है, और हम ये भी जानेंगे साथ में, जो हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में पढ़ रखा है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि कैसे अगर मैं सॉल्ट प्रोसेस कर रही हूँ थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जान रखा था कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऑल राइट, सो विदाउट any further delay, let's move to our topic acid bases and salt। तो सबसे पहले बात आती है कि एसिड है क्या, बेस और बेस क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एसिड एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बेस, इसको ही पहले ब्रेक डाउन करते हैं। तो एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड इज एनीथिंग which gives H+ ion when dissolved in water। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो हमें क्या प्रोवाइड करे, जो हमें प्रोवाइड करे H+ आयन, जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पर, जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वो क्या हो जाता है, वो कहलाता है हमारा एसिड। ठीक है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन भी। मतलब क्या है, देखो H+ प्लस H2O, H+ H2O विल गिव व्हाट, इसी को मैं कंबाइन कर दूंगी तो क्या कहलाएगा, वो H3O पॉजिटिव। देखो 1 H यहाँ से आ रहा है, 2 ऑलरेडी H है, H3O पॉजिटिव, ये क्या कहलाता है, इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H+ H3O पॉजिटिव कोई अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, वन एंड दी अदर थिंग। अच्छा, ऐसे ही बेस क्या होता है बच्चों? बेस हर वो चीज होती है जो क्या करती है, या तो वो OH- आयन दे, या फिर उसका नेचर कैसा हो, जब वो रिएक्ट करती है हाइड्रोनियम आयन के साथ में, जो हाइड्रोनियम आयन हमको यहाँ से मिला था, ठीक है, थ्रू एसिड जो हाइड्रोनियम आयन मिला था, उसके साथ में कंबाइन करके अगर कोई भी चीज सॉल्ट और वाटर बना रही है, तो वो बेस कहलाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेस का डेफिनेशन एसिड पे डिपेंडेंट है इस केस के लिए, लेकिन बेस नॉर्मली भी क्या होता है, कोई भी चीज जो OH- आयन दे या H+ आपका एक्सेप्ट करे, कोई भी चीज जो H+ एक्सेप्ट करे, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेस। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, एक बार क्लियर करेंगे सबको। एसिड क्या होता है, जो कोई चीज H+ दे, ऐसी कोई स्पीशी दो H+ या फिर H3O पॉजिटिव दे रही होगी सॉल्यूशन में, वो कहलाती है एसिड। बेस क्या होता है? बेस वो होता है बच्चों, कोई भी चीज जो हमारा H+ एक्सेप्ट कर रही हो। अगर ये H+ दे रहा है, दिस इज डोनेटिंग, एसिड इज डोनेटिंग H+, तो देयर मस्ट बी समथिंग विच मस्ट बी एक्सेप्टिंग द H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वो जो भी चीज H+ एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। लेकिन बेस के अंदर भी एक कैटेगरी होती है एल्कली करके। ठीक है, बेस की एक कैटेगरी होती है एल्कली करके। कोई भी चीज जो OH- आयन दे रही होती है बच्चों, वो एल्कली के अंडर आती है। और एल्कली एक बेस का ही सब टॉपिक है। मतलब अगर ये बड़ा सा सर्किल अगर बेस है, तो एल्कली क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला सर्किल एल्कली है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही एल्कली होते हैं जो OH- आयन दे, जिनको हम बहुत ही ब्रॉड टर्म में ऐसा ही आपको पढ़ाया जाता है कि अच्छा जो OH- दे रहा है वो बेस होता है, लेकिन ये इसका सब टॉपिक है। एक्चुअल में बेस की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल में बेस की डेफिनेशन है ऐसा कोई भी कंपाउंड जो रिएक्ट करता है हाइड्रोनियम आयन जो हमें यहाँ से मिल रहा है थ्रू एसिड, उसके साथ में, और हमें क्या दे देता है, सॉल्ट और वाटर। क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब एनीथिंग विच इज टेकिंग पार्ट इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फ्रॉम द बेस साइड। ठीक है, मतलब एसिड तो H+ दे रहा है, उसको काउंटर करने के लिए जो भी चीज लेकर आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो हमारा बेस हो जाता है। तो बेस में आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। बेस में एग्जाम्पल दे रखे हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ही हाइड्रोक्साइड क्या दे रहे हैं, OH- दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर OH- दे रहा है कोई भी चीज, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, एल्कली हो जाता है, बेस हो जाता है। लेकिन जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड आपको OH- नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर बेस। ऑलराइट, क्योंकि वो इस डेफिनेशन पे खरे उतर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? दो ही डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसकी। एसिड की तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, H+ आयन वाली।
और हाइड्रोनियम आयन वाली, और बेस की डेफिनेशन हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कोई भी चीज रिएक्ट कर रही होगी एसिड के साथ में टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और एल्कली इज अ पार्ट ऑफ बेस, क्योंकि ये बेस है तो ये एल्कली है, ठीक है। एल्कली हर वो चीज होती है जो OH माइनस आयन दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सारी ही आपका एल्कली हो गया। अच्छा, अब जब बात करते हैं हम एसिड की बच्चों या बेस की बात करेंगे, तो हमेशा देयर इज अ पैटर्न टू द स्टडी। व्हाट इज द पैटर्न? सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन, जो हमने अभी जान ली, कि हम जानना चाहते थे कि एसिड एक्चुअली में क्या होता है, हम किस चीज को एसिड एज अ डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि लेट्स स्टडी इट्स टाइप, किस किस तरीके से हम एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं या किस किस तरीके से हम बेस को क्लासिफाई कर रहे हैं। बिकॉज आई एम श्योर कुछ एसिड होते हैं जो आप खा सकते हो, जैसे क्या हो गया लैक्टिक एसिड जो कर्ड में मिल रहा है, ठीक है, या फिर हमारा विनेगर वाला एसिड हो गया, ये सब चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जो बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है, वो एक तरह का बेस है, ठीक है, वो हम भी कंज्यूम करते हैं थ्रू ब्रेड जब ब्रेड बनाया जाता है या कोई भी ऐसी पफी चीज बनाई जाती है ना, भटूरे फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं वो डालते हैं ताकि वो जो पूड़ी है या जो ब्रेड है वो राइज हो जाए। तो इसका मतलब हम उस बेस को तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ बेस ऐसे होते हैं या कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जैसे HCl हो गया जो तेजाब है, जिसे या तो टॉयलेट क्लीनर समझ लो, ठीक है, बिकॉज वहां पर वो जो एसिड है वो बहुत स्ट्रांग है। एक कभी भी आप वो टॉयलेट क्लीनर वाली स्मेल देखना, कितनी स्ट्रांग एसिड की स्मेल आती है, ठीक है, जबकि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी एसिड होता है। ऑलराइट, अभी हम जानेंगे कौन सा एसिड किस में होता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि कहाँ कौन सा एसिड हम कंज्यूम करते हैं या कौन सा बेस हम कंज्यूम करते हैं। तो बच्चों इसका मतलब है कि एसिड भी कई तरीके के हैं, कुछ एसिड हैं जो मे बी माइल्ड होंगे, उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कोई एसिड स्ट्रांग है या वीक है, बेस वीक है या स्ट्रांग है, यही हम पढ़ने वाले हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस। समझ में आ रही है ये बात? अब देखो आपका यहाँ पर टॉपिक मेंशन है स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। अब देखो हमने एसिड को डिफाइन किया है विद अ वेरी स्ट्रांग डेफिनेशन कि कोई भी चीज जो H+ आयन दे रही हो, ठीक है, एनीथिंग विच इज गिविंग यू H+ आयन। स्ट्रांग एसिड क्या करेगा, इसी डेफिनेशन पे हम बेस करेंगे, हम कहीं इधर उधर की बातें नहीं करने वाले, हम इसी डेफिनेशन पे बेस करने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं जो बहुत ज्यादा H+ आयन दे, इट प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। हमको ये पता है सॉलिड स्टेट में तो H+ आयन फर्निश नहीं होंगे, जब हम इसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, किसी एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास में वो H+ आयन्स में टूटेगा, आयन्स में टूटेगा मोस्टली, ठीक है। तो अगर मैं HCl की बात करूं बच्चों, तो HCl क्या करेगा, HCl टूटेगा H+ और Cl- में लिक्विड में जाते से ही, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 है, उसकी भी बात करूं तो वो भी टूटेगा इंटू H+, 2H+ और SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H+ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझना बच्चों, मैंने बोला ना मोर नंबर ऑफ H+ आयन, इसका मतलब है कि अगर मैं HCl के ना 100 पार्टिकल्स लेके चली होती, तो मुझे जब मैं पानी में डालती तो इसका ऑलमोस्ट 90 तो मिल ही जाता, 90 इसका मिलता पार्टिकल, 90 इसका मिलता, बिकॉज ये टूटेगा, 90 टूटेंगे तो 90 तो मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 में दे रही हूँ तो 90 तो मिल रहा है। तो ये एसिड क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि पानी में टूटने के बाद में ये हमें बहुत ज्यादा H+ दे रहा है। 10 ऐसा कैसा ही रह जाएगा अनडिसोसिएटेड, HCl एज अ इंटैक्ट रह जाएगा, वो नहीं टूटेगा, लेकिन 90 तो टूट जा रहा है। अगर मैं उसी की जगह बात करती हूँ एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड किस में होता है बच्चों, विनेगर में होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, एसिटिक एसिड, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ क्या होता है एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर मैं तोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक तो मुझे मिलता है H+ आयन, ठीक है, H+ आयन मिलता है जो कि एसिड है तो बट ऑब्वियस है कि हमको H+ देगा, और CH3CO नेगेटिव देता है। बट दिक्कत क्या होती है, अगर मैं इसके 100 पार्टिकल लेके चली हूँ तो शायद मुझे इसका 30 ही मिलेगा या मे बी इवन लेस। समझ में आ रहा है, मतलब 70 रह गया अनडिसोसिएटेड, 70 टूटा ही नहीं। अगर कोई चीज टूटी ही नहीं तो वो H+ कैसे देगी और वो एसिड हम कैसे कहेंगे उसको, समझ में आ रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज गिविंग H+ और इसे हम क्या कह देते हैं, बिकॉज वो लेस नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ वीक एसिड। वेयर एज HCl, H2SO4, HNO3 ऑल दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑलराइट, हमें क्या समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। अच्छा, ये कैटेगरी है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है, सिर्फ एक ही कैटेगरी नहीं, कई कैटेगरीज है, उनमें से वन ऑफ द कैटेगरीज इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
ऑलराइट, इसी बेसिस पे हम किसको क्लासिफाई करेंगे, ऐसे ही जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, वो भी बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है, H2CO3 भी बहुत वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड हमारा किस में प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में, दैट इज द रीजन कि हम उसको पी सकते हैं, बिकॉज कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, विनेगर वीक एसिड है, टमाटर में एसिड मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, वो भी वीक एसिड है, उन सबको हम कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ H+ आयन। एंड द रीजन व्हाई लेमन इज सार इज दिस ओनली, क्योंकि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। सिट्रिक एसिड क्या करेगा, एसिड क्या नेचर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि एसिड इज सार इन टेस्ट, ठीक है, ऐसे ही बेस जो होता है इट इज बिटर इन टेस्ट। समझ में आई ये बात? इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफाइन करते हैं। अगर इसी को मैं बेस पे ले आऊं ना बच्चों, तो बेस पे भी यही हो जाएगा। बेस पे क्या हो जाएगा कि कोई भी बेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो मोर नंबर ऑफ OH आयन देगा, ठीक है, OH- आयन ज्यादा देगा वो सॉल्यूशन में, वेराज ऐसा कोई भी बेस जो वीक कैटेगरी में आएगा वो लेस नंबर ऑफ OH- आयन देगा। वीक बेसिस कौन से हो जाते हैं, वीक बेसिस हो जाते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ पर, वीक बेस हो जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे आपके वीक बेसिस है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वीक बेस है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ आता है, वीक बेस कैटेगरी में आता है। वेयर एज अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे ही NaOH, KOH आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऑन दी अदर हैंड जैसे एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड है, वैसे ही हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, ये कई बार पूछा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही वीक बेस। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, आगे अलग क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है बेसिसिटी, ठीक है, डिफाइन कर रखा है उन्होंने, क्लासिफाई कर रखा है ऑन दीज टर्म्स, ठीक है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं वो, हमने वापस से एसिड को क्लासिफाई किया। एसिड को किस तरह से क्लासिफाई किया कि अब की बार वो कितने H+ आयन दे रहा है उस बेसिस पे, ठीक है। कोई एसिड जो एक H+ आयन देता है सॉल्यूशन में उसे कहा जाता है मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना, ये क्यों मोनोबेसिक कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है बच्चों क्योंकि वो जो H+ आयन देगा सॉल्यूशन में, जैसे मैं मानूं यहाँ पर ये दिख रहा है HCl है, HCl ने उसके पास में एक ही H है ना, एक H+ आयन देगा, तो यहाँ पर हमें कितना OH- चाहिए होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पता है ना। अगर ये NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है देखो, तो यहाँ पर ये OH- आया और इस OH- ने इसको मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया और Na यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कितने OH- आयन चाहिए हुआ, कितना बेस चाहिए हुआ, एक ही चाहिए हुआ, तो इसलिए कहा जाता है इसको मोनोबेसिक एसिड। जिस भी एसिड के पास में सिंगल H+ आयन हो प्रोड्यूस करे वो, उसे कहा जाता है मोनोबेसिक एसिड। वेयर एज ऐसा हर वो एसिड जो 2 H+ आयन होल्ड करता हो, जैसे क्या हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो क्या कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड, बिकॉज वहां पर 2 H+ है तो हमें 2 OH- आयन चाहिए होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेम गोज मोनोबेसिक एसिड HCl हो गया, HNO3 हो गया, है ना, HBr हो गया, ये सारे आपके मोनोबेसिक एसिड है। ट्राई बेसिक क्या हो जाते हैं, जो 3 H+ देते हो, ये देखो H3PO4 क्लासिक एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक एसिड आता है जिसका है, ये देखो एसिटिक एसिड बोला था। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ तो ये तो कुछ टेट्रा बेसिक लग रहा है, लेकिन गलत, ठीक है। जो आपका एसिटिक एसिड होता है बच्चों, जब वो टूटता है, अभी हमने लिखा था ना, जब वो टूट रहा था, देखो जब वो टूट रहा था तो वो कैसे टूट रहा था, ये वाला पार्ट इंटैक्ट रहा, ये वाला पार्ट नहीं बज किया, ये नहीं टूटा, सिर्फ क्या निकला उससे, एक H+। अगर एक H+ निकल रहा है इसका मतलब है वो कैसा एसिड है, मोनोबेसिक। दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन है वहां पर, लेकिन वो टूटता सिर्फ एक ही H+ में है, तो इसका मतलब है एसिटिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। ऑलराइट, वीक एसिड होने के साथ साथ वो मोनोबेसिक एसिड भी है। ये देखो मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे हमने अभी बेसिसिटी ऑफ एसिड्स पढ़ा, उसी तरह से हम पढ़ते हैं अबाउट एसिडिटी ऑफ बेसिस, ठीक है। मतलब ये है कि अगर जितना H+ आयन देता है एक एसिड, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इन व्हाट टर्म्स, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। ऐसे ही
कोई स्पीशी जितना OH माइनस आयन दे रहा होता है सॉल्यूशन में बच्चों, उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। देखो यहाँ दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोनो एसिडिक बेसिस कौन से हो गए आपके, मोनो एसिडिक बेसिस हो गए NaOH, KOH, ये सारे आपके मोनो एसिडिक बेसिस है। LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके मोनो एसिडिक बेसिस है। डाई एसिडिक कौन से हो जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके डाई एसिडिक बेसिस हो गए। ट्राई एसिडिक कौन से हो जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी लिखा था हमने, दिख रहा है यहाँ पर 3 H+ आयन देगा वो, 3 OH माइनस आयन देगा वो, आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे ही हो गए आपके, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने OH माइनस आयन दे रहा है सॉल्यूशन में, उस बेसिस पे हम बताते हैं मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। ध्यान रखना ऑप्शन में आता है तो गलत मत कर देना, मोनो बेसिक इज फॉर एसिड्स, मोनो एसिडिक इज फॉर बेसिस। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन जान लिया कि एसिड और बेस को क्लासिफाई कैसे करते हैं। एक तो हमने ये जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। दूसरा हमने ये जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी हम कैसे एसिड्स को और बेसिस को क्लासिफाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है, वो भी जान लो। क्या तरीका है, कंसंट्रेटेड एसिड और बेस या डाइल्यूट एसिड और बेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या सीन होता है, यहाँ पर होता है ऐसा है कि तुम जितना कंसंट्रेशन मतलब होता है तुमने कितना पानी मिलाया है। तुमने एक 100 ml पानी के सॉल्यूशन में कुछ 5 to 10 ml एसिड मिलाया है, या फिर तुमने 100 ml एसिड में कुछ 10 to 20 ml पानी मिलाया है। ठीक है, यहाँ पर इसको भी 10 to 20 ml ही कर लो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ पानी कितना है और एसिड कितना है उस सॉल्यूशन में। अगर वहां पर ज्यादा एसिड है एज कंपेयर टू वाटर तो उसे कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। वेयर एज डाइल्यूट एसिड क्या हो जाता है, डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा कम होती है, कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेशन मतलब ऐसा समझ लो पार्टिकल्स पर लीटर या मोल्स पर लीटर, वो आपके कम रहते हैं और यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 10 से 20 ml आपका 100 ml एसिड ही है, उसमें 10 से 20 ml पानी है, तो इसका मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा है। वो सॉल्यूशन क्या है, इट इज मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, वेयर एज ऐसा कोई सॉल्यूशन जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और एनीवे हम कभी भी किसी भी चीज में, मान लो अगर हम एक शुगर सिरप मैंने बना लिया, उसमें भी मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइल्यूशन, कि भाई थोड़ा डाइल्यूट कर दो, बहुत ज्यादा मीठा है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, तो वो डाइल्यूशन क्या हो जाता है, डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड कर रहे हो। तो डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, जहां हमने पानी ज्यादा मात्रा में ऐड कर रखा है। कंसंट्रेटेड वहां पर वो उसको कहेंगे जहां पर वो प्योर है या तो फिर कुछ मात्रा में हमने पानी ऐड कर रखा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यही 3 तरीके थे, 3 टाइप था हमारा क्लासिफिकेशन का एसिड और बेसिस का। तो बेस का भी यही हो जाएगा सेम, कंसंट्रेटेड बेस होगा तो उसका मतलब है उसमें मैंने बेस ज्यादा ले रखा है, पानी कम ले रखा है। डाइल्यूट बेस होगा, पानी ज्यादा ले रखा है, बेस कम ले रखा है। समझ में आया? ठीक है, अब क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं, ऑलराइट, हमने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन अबाउट एसिड एंड बेसिस, एंड एसिड और बेस होता क्या है वो भी हम जान चुके हैं। तो अब हम क्या जानेंगे, अब वी विल कम टूवर्ड्स प्रिपेरेशन, कि प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं हम एसिड और बेसिस को। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे अभी हम एसिड की प्रिपेरेशन से। अच्छा, आपको क्या ये चीज पता है कि एसिड हमारा मोस्टली बनता किससे? एसिड हमने क्या देखा, HCl देखा था, H2CO3, चलो बताती हूँ, H2CO3 देखा था तुमने, H3PO4 देखा था, और क्या देखा था, और हमने देखा था, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन, H2SO4 देखा था। क्या तुम लोग को एक चीज कॉमन दिख रही है? चलो यहाँ पर बेस भी लिख दे रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा था आपने, जिंक ऑक्साइड देखा था, लेड ऑक्साइड देखा था, MgOH होल ट्वाइस देखा था ये सारी चीजें। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर क्यों लिखा मैंने ये सब को, यहाँ कार्बन आ रहा है, यहाँ फॉस्फोरस आ रहा है, यहाँ सल्फर आ रहा है, नाइट्रोजन भी आता है, आ रहा है, जबकि उसके उलट यहाँ पर सोडियम है, जिंक है, लेड है, मैग्नीशियम है। डिफरेंस क्या है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं।
जो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी जो जिनमें आ रही है, जो हमको एसिड बनते हुए दिख रहे हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, वेयर एज जिनमें हमें बेसिक प्रॉपर्टी दिख रही है वो सारे के सारे मेटल्स हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर दूं, एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट सबने समझा होगा, ठीक है। क्या होता है, अगर हमारा जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, क्या सल्फर का पोल्यूशन, नाइट्रोजन का पोल्यूशन, वही तो पानी में एसिड बन के बरसता है। क्या हुआ, सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पानी के साथ में मिला तो क्या बन गया बच्चों, वो एसिड बन गया, समझे, तभी एसिड रेन बन के बरसा वो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यही होता है कि जो आपके नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अगर मुझे एसिड बनाना हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा एक नॉन मेटल, उसको करूंगी मैं ऑक्सीडाइज, और फिर उसको पानी के साथ में मिला के मैं क्या बना दूंगी, एसिड। समझ में आई? वेयर एज अगर मुझे बेस बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो फिर डायरेक्टली ही उनको ऑक्सीडाइज कर दूं, देखो दिख रहा है, क्योंकि हमने बात किया था कि कोई भी चीज जो रिएक्ट करे एसिड के साथ में टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो भी बेस होती है। तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भी बेस है, बस सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्कली वाला बेस हो जाता है, वरना वो भी बेस ही है, मतलब बेस ही है, बस उसको हम एल्कली भी बोल देते हैं। समझ में आ रही है ये बात? तो ये सारे ही के सारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो वो क्या बना देंगे, बेस बना देंगे। वेयर एज अगर तुम मेटल्स को नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो तुम्हारा एसिड बन जाएगा, मेटल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, वो बेस बनेगा। समझ में आया ये बात? ठीक है, बस एक नॉन मेटल है NH4OH, ये बनाता है तुम्हारा बेस, बाकी के सारे नॉन मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं, तुम्हारा एसिड। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, वही बात है, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन सा ले रखा है, सल्फर ले रखा है। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, जो भी सामने एलिमेंट रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। दिख रहा है सल्फर है वहां पर, सल्फर को उसने किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, H2SO4 में उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑलराइट, तो ये क्या बन गया, हमारा एसिड बन गया। हमको एसिड चाहिए था, हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था, हमने सल्फर को नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही हम अलग अलग एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऐसे फास्फोरस को भी हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं सेम तरीके से, और हमें क्या मिल जाता होगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिल जाता है आपका H3PO4, है ना, फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है इसको। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखो ये तो बहुत बेसिक है, ये मैंने अभी आपको बोल के ही बता दिया था कि मैंने क्या किया, ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराया और हमें क्या मिल गया, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिस इज नॉट सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 इज अ सल्फ्यूरस एसिड, ये ध्यान रखना, सल्फ्यूरस, थोड़ा सा नाम का फर्क होता है और फॉर्मूले का भी फर्क है, 3 है यहाँ पर, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, कंफ्यूज मत करना इन चीजों पे, सल्फ्यूरिक होता है, POSO4 सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है वो। अच्छा, और क्या तरीका है बनाने का एसिड, अगर हम एसिड को सॉल्ट के साथ में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमेशा ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसका जो ये वाला पार्ट है, एनायन वाला पार्ट है, ये वोलेटाइल एसिड से आया है। बेटा वोलेटाइल एसिड्स वो होते हैं जो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, मतलब मैंने हीट प्रोवाइड करी, आपको अच्छा पता है ना कि जब मैं सैनिटाइजर स्प्रे करती हूँ अपने हाथों पे तो एक कूलिंग सेंसेशन रहता है, क्यों, क्योंकि जो सैनिटाइजर है उसके अंदर जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि तुमने हाथ पे रखा, तुम्हारी बॉडी की गर्मी से वो उड़ गया, समझ रहे हो? तो वो ऐसी कोई भी चीज जो जल्दी इवापोरेट हो जाए उसको हम वोलेटाइल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने सॉल्ट किसका लिया है, KNO3 इज अ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्ट वही चीज होती है जो जब तुमने एक उसमें से NaCl को तुम सॉल्ट बोलते हो, कॉमन सॉल्ट सबसे ज्यादा हम इसको जानते हैं, तो मैंने क्या किया, ये Na और Cl, इसके पास में ये कैटायन है और ये एनायन है, जो कैटायन और एनायन वाला पार्ट आता है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है, बस वो H+ और OH- नहीं हो सकता। मतलब जो तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है वो H+ को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव पार्ट OH- को छोड़ के कोई भी नेगेटिव रेडिकल हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या KNO3 सॉल्ट है? बिल्कुल KNO3 सॉल्ट है। तो KNO3 को अगर मैं रिएक्ट करा रही हूँ H2SO4 के साथ में, मैंने क्या बोला, हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जो वोलेटाइल हो।
तो H2SO4 के सामने बच्चों नाइट्रिक एसिड और HCl ये दोनों ही वोलेटाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी वोलेटाइल एसिड्स होते हैं दोनों ही। वोलेटाइल एसिड मतलब क्या हो गया, अगर मैंने एक कंटेनर में HNO3 HCl H2SO4 को डाला और टेम्परेचर दिया तो उसमें उस केस में सबसे पहले HNO3 HCl उड़ जाएंगे हवा में और H2SO4 रह जाएगा सॉल्यूशन में। समझ में आया? उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट H2SO4 के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो अगर मैंने कोई भी वोलेटाइल एसिड का सॉल्ट ले लिया, ठीक है, उसको मैंने रिएक्ट कराया ऐसा एसिड से जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल कौन हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो क्या बनता है बच्चों वहां पर, तो हमेशा और हमेशा जो हमारा एसिड होता है, इसका जो NO3 है ना, नाइट्रेट, तो इसका मतलब है मुझे नाइट्रिक एसिड बनाना है। तुम सॉल्ट वही वाला लेके चलोगे जिसका तुम्हें एसिड बनाना होगा। यहाँ देखो NaCl था ना, NaCl हम क्यों लेके चले थे, बिकॉज हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए था। देखो दिख रहा है HCl, वहां हम नाइट्रेट क्यों लेके चले थे, क्योंकि हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए था, दिख रहा है। तो अगर तुम रिएक्ट कराओगे किसी भी नॉन वोलेटाइल एसिड के सॉल्ट को वोलेटाइल एसिड के सॉल्ट को नॉन वोलेटाइल एसिड से, तुम्हें क्या मिल जाता है, वो जो तुमने सॉल्ट लेके चले हो उसका एसिड मिल जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो हमने 3 तरीके देख लिए यहाँ पर क्या बनाने के, 3 तरीके से हमने बना लिया एसिड। एक तरीका क्या था हमारा, एक तरीका था हमने डायरेक्टली नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, S को, सल्फर को, फास्फोरस को, कार्बन को हमने डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या फिर हमें कार्बोनिक एसिड। फिर हमने दूसरा तरीका क्या देखा था कि हमने उसका ऑक्साइड ही बना लिया नॉन मेटल का और उसको रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ में, तो उस तरह से भी हमें क्या मिल जाता था, एसिड मिल जाता था, ठीक है। तीसरा तरीका देखा था हमने ये, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई वुड सजेस्ट से। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया ऐसा सॉल्ट जिसका तुम्हें एसिड बनाना होगा, उसको रिएक्ट करा लिया हमेशा H2SO4 के साथ में। H2SO4 के साथ में तुम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वो जो वोलेटाइल एसिड है उसका मिल जाएगा तुमको, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब ये तो हमने तरीके देख लिए एसिड बनाने के। बेस कैसे बनाओगे, बेस मैंने अभी बताया। बेस हमारा आता कहाँ से है, देखो फंडामेंटल जान लो, पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाता है, ठीक है। बेस कहाँ से आता है, नॉन मेटल से आता है बेस, ठीक है। तो अगर तुम्हें नॉन मेटल को क्या कर लोगे, ऑक्सीडाइज कर लोगे, तुम्हारा क्या बेस बन जाएगा। और ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें O2 तो चाहिए ही चाहिए। मैंने सोडियम को क्या किया, रिएक्ट कराया O2 के साथ में, क्या बन गया, Na2O, ये बन गया। ये क्या है, हमारा बेस है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में एक रिएक्शन में और हमें क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। ये देखो Na2O है, HCl के साथ में रिएक्ट कराऊंगी, ये क्या देने वाला है, ये देने वाला है NaCl और वाटर, हमेशा ये देगा सॉल्ट और वाटर। कोई भी चीज जो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देती है वो हमेशा बेस होती है। समझ में आ रही है ये बात? तो यहाँ पर हमने एक बेस ऐसे बना लिया। मैग्नीशियम का भी हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, देखो मैग्नीशियम का भी हमने बेस बना लिया। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने वाटर के साथ में रिएक्शन करा दिया। मैंने अब की बार छोड़ दिया, स्किप कर दिया कि मैं पहले ऑक्सीडाइज करा रही हूँ फिर मैं वाटर के साथ में करा रही हूँ, क्योंकि एल्कली बना रहा है, ये एल्कली हमारा बेस है। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, सोडियम को पानी के साथ में रिएक्ट कराया, हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। साथ में क्या इवॉल्व हुआ, H2 गैस इवॉल्व हुई। H2 गैस का टेस्ट क्या होता है, H2 गैस का टेस्ट होता है द बर्निंग स्प्लिंटर बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ऑलराइट, अगर मैं टेस्ट ट्यूब के पास में बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आऊंगी, ठीक है, एक जलती हुई लकड़ी लेकर आऊंगी पतली सी, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, वो H2 गैस का टेस्ट हो जाता है। तो हमारा इसका मतलब है मेटल जब रिएक्ट करता है पानी के साथ में वो बनाता है बेस और H2 गैस इवॉल्व होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वही तरीका है, हमने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, हमारा क्या बन गया, बेस बन गया। ऑलराइट, और क्या तरीका है हमारा, देखो अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, वापस से एक सॉल्ट ले लिया है, देखो AlCl3 या फेरस सल्फेट सॉल्ट ले लिया है, उसको मैंने एक बेस के साथ में रिएक्ट कराया है। अब बोलोगे मैम बेस के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं फिर हम बेस बना रहे हैं, क्या मतलब, मतलब ये है बच्चों कि हमको जो बेस चाहिए था हमको वो बनाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन अगर मुझे बनाना हो एल्यूमिनियम या फेरस हाइड्रोक्साइड तो मैं क्या करूंगी इस केस में, तो मैं यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट ले लूंगी। जब फेरस हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट ले लूंगी और बेस के साथ में रिएक्ट कराऊंगी तो हमें क्या मिलेगा, फेरस हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और जो बचा हुआ Na है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको, क्योंकि अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना Na इज मोर एक्टिव, ठीक है, Na इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से, तो Na2SO4 बन जाएगा। यहाँ पर भी NaCl बना लेगा, Al कहाँ पर आ जाएगा, Al हाइड्रोक्साइड फॉर्म में आके अलग बना लेगा अपना बेस। ऑलराइट, तो इस तरह से हम बेस बना सकते हैं। ये 2-3 तरीके देखे हमने। अच्छा, एक तरीका और है बनाने का,
एक तरीका और है हमारा बेस बनाने का। क्या तरीका है हमारा बेस बनाने का? देखो, एक तरीका हमारा बेस बनाने का डिकम्पोजिशन के थ्रू है, क्योंकि हमको पता है लेड नाइट्रेट, ही तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारी बुक में, है ना। तो लेड नाइट्रेट को अगर मैं डिकम्पोज कर रही हूँ, और ये कौन सा टाइप होता था रिएक्शन का? केमिकल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मल अगर मुझे डिकम्पोज करना है लेड नाइट्रेट को, तो मैंने हीट प्रोवाइड किया, यहाँ पर क्या बन गया? लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड क्या है? अगेन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिस। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इन तरीकों से हमने क्या बना लिया है? एसिड और बेसिस बना लिया है। ये अलग अलग आपकी रिएक्शंस हैं जहां से हम बना सकते हैं एसिड और बेस अपना मनचाहे टाइप का। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वही हो जाता है, ओडर कैसा है, स्टेट कैसा है उस केमिकल का, या टेस्ट कैसा है, सॉल्यूबल है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैसे दिख रहा है, या कैसे उसके पार्टिकल्स अरेंज है, उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है कि उसका इंटरैक्शन कैसा है अदर एलिमेंट्स के साथ में। हालांकि हमने प्रिपरेशन में थोड़ा सा इंटरैक्शन ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। तुमने देखा ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेस ही तो है, वो रिएक्ट कर रहा है एक सॉल्ट के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऐसे HCl है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे सॉल्ट के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो इंटरैक्शन है। तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयरेंस, टेस्ट, ओडर, ये सब क्या होता है वही बताते हैं। अब इन्होंने क्या बोला फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिड हमारा सार होता है एंड टेस्ट में, ठीक है। कोरोजिव होता है, कहीं पर लग गया, किसी लोहे पे आ गया या कपड़े पे आ गया तो कपड़ा जला देगा, तो हाईली कोरोजिव। वो कोरोजिव नेचर यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बहुत जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनफैक्ट उनको पता है किस में यूज किया जाता है, उनको नाली वगैरह साफ करने में, ड्रेन क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज वो बहुत ही कोरोजिव है। वो पूरा जो कचरा होगा ना नाली के अंदर, उसको पूरा काट देगा। समझ में आ रही है ये बात? इसलिए हम कई बार जो ड्रेन क्लीनर होते हैं ना, उनमें तुम उठा के देखना, उसके पैकेट पे लिखा रहेगा, इसलिए उसको हाथ से नहीं टच करना चाहिए, बिकॉज आपके हाथ भी जल जाएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर हाईली कोरोजिव। वो पाउडर दिख रहा होगा, उसका मतलब ही आप उसको टच कर लोगे। बिटर इन टेस्ट, साबुन कभी कभी गलती से मुंह में चला जाता है तो क्या आता है? वो कड़वा सा टेस्ट आता है ना। साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया। क्यों? क्योंकि उन सब में हमारा क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। लेकिन बोलोगे मैम वो तो पूरा कोरोजिव होता है, तो हमने क्या बात करी थी पहले? हमने बात करी थी वीक एसिड की, वीक बेस की, डाइल्यूट बेस की। इसका मतलब क्या है? वो बेस जो होगा वो बहुत ही वीक प्रेजेंट होगा, जो हम लोग फेस वॉश में या हमारी बॉडी क्लीन करने के लिए यूज कर रहे होंगे एज अ शावर जेल और सोप में, ठीक है। इसलिए वो आपका क्या हो जाता है? बेरेबल होता है हमारी बॉडी को, उतना कोरोजिव नहीं होगा। तो बिटर इन टेस्ट, कॉस्टिक एल्कली आर हाईली कोरोजिव। अब ये वाले जो पार्ट है ना, इंडिकेटर, ये अभी हम थोड़ी देर पे आएंगे इसमें पहले, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती कैसी है उसकी, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो एसिड है उसका भी क्या है? वो भी सार एंड टेस्ट है। ये सारे आपके मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो हाईली कोरोजिव होते हैं। मिनरल एसिड मतलब जो मिनरल से ऑब्टेन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स मतलब क्या होगी? अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब हम उस चीज की बात करेंगे कि इनका इंटरैक्शन कैसा है अदर एलिमेंट्स के साथ में या अदर कंपाउंड्स के साथ में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की। अब एसिड जो होता है बच्चों, अगर ये आपने बहुत ही फेमसली पढ़ रखी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे, ठीक है। आपने ये रिएक्शन पहले से पढ़ रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक्टिविटी सीरीज याद है पहले चैप्टर की? पहले चैप्टर में एक्टिविटी सीरीज थी जिसको हमने अरेंज किया था सारे मेटल्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव था उनको टॉप ऑफ द चेन में हमने रखा था, और जो लीस्ट रिएक्टिव थे उनको बॉटम में रखा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जिंक और HCl। जिंक आराम से डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, लेकिन साथ में वो क्या प्रोड्यूस करेगा? H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, इसका मतलब है जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में टू प्रोड्यूस इट्स सॉल्ट। उसका सॉल्ट तो वो दे ही रहा है, साथ में वो क्या दे रहा है? H2 गैस रिलीज कर रहा है। क्या सेम रिएक्शन हमने अभी बेस में देखी थी? बेस में भी तो यही हो रहा था। अगर मैं बेस का रिएक्शन भी करा रही थी तो बेस भी क्या कर रहा था? वो बेस में भी वो H2 गैस रिलीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? समझ में आ रही है ये बात? तो ऑलमोस्ट सेम सी रिएक्शन है उसकी भी। अच्छा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर मैं जिंक को ही NaOH के साथ में रिएक्ट कराती हूँ बच्चों, तो यहाँ पर आपकी बार जो सॉल्ट बनता है वो बनता है ये, ठीक है। और साथ में वो प्रोड्यूस करता है H2 गैस। तो इसका मतलब है कोई भी मेटल वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? H2 गैस रिलीज करेगा, अपना सॉल्ट बनाएगा। लेकिन H से ऊपर होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज में, H से नीचे हुआ एक्टिविटी सीरीज में तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे कॉपर यहाँ नहीं कर पाएगा रिएक्शन,
सिल्वर नहीं कर पाएगा, प्लैटिनम नहीं कर पाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो सारे रिएक्शन करेंगे। ऐसे ही जिंक क्या कर रहा है, वो बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या बना रहा है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट हो गया, सोडियम जिंकेट बनाता है, साथ में इवॉल्व करता है H2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, सारे मेटल्स ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाते, ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है सारे मेटल्स नहीं दिखाते हैं, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स में लिस्ट है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ये मेटल्स सिर्फ ये रिएक्शन शो करते हैं बच्चों। और ऐसे मेटल्स या उनके ऑक्साइड्स जो ये रिएक्शन शो कर रहे हैं, मेटल्स या मेटल ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये जो भी ऐसे ऑक्साइड जो रिएक्शन शो कर रहे हैं विद बोथ एसिड एंड बेसिस, उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, उनका नाम ही चेंज हो गया है, उनको कहा जाता है, मतलब उनका एक स्पेशल कैटेगरी है, नाम क्या चेंज हो गया, एक स्पेशल कैटेगरी में मैंने डाल दिया कि एम्फोटेरिक नेचर है उनका, क्योंकि वो दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मेटल तो चलो यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन बेस के साथ में रिएक्शन सब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये तीनों ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो रिएक्ट करते हैं बोथ विद एसिड एंड बेसिस। ऑलराइट, ठीक है, आ जाओ। हालांकि हम पढ़ तो प्रॉपर्टी एसिड की ही रहे थे। अब देखो ये दिख रहा है मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर क्लोराइड फॉर्म कर ले रहा है और H2O फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, तो ये अगेन एक रिएक्शन है हमारी एसिड की। एसिड के साथ में मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। मैंने बोला ना, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तभी तो वो क्यों बेसिक इन नेचर है, बिकॉज वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। अगर मैं वैसे सोचूं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अगर इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रखती Cu प्लस HCl, तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, बिकॉज Cu उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है, बिकॉज वो एक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर Cu नहीं है ना, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड एक अलग ही कंपाउंड फॉर्म हो गया। समझ में आया ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब चेंज हो गई। आपका कॉपर होता है वो ब्राउन शाइनी एलिमेंट होता है, बट कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, तो इसका मतलब है सब कुछ तो चेंज हो गया उसका, तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, बिकॉज अब वो बन गया बेस, पहले वो था सिर्फ मेटल। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की, विथ सल्फाइड, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, मैंने ले लिया, अब देखो सारे ये एसिड की रिएक्शंस हो रही हैं। एसिड के साथ में मैं सल्फाइड को रिएक्ट करती हूँ, सल्फाइड या बाइसल्फाइड। HSO3 को बाइसल्फाइड भी कहा जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहा जाता है। उनकी रिएक्शन में जब भी HCl के साथ में करती हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मिलेगा? ठीक है, एक तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा, दिख रहा है, सॉल्ट मिल गया। साथ में प्रोड्यूस होता है, जो भी तुमने सल्फाइड ले रखा है तो SO2 प्रोड्यूस होगा। सल्फाइड ले रखा है, देखो ये सल्फाइड होता है और ये सल्फाइड होता है, ये दिख रहा है, और ये होता है बाइसल्फाइड। तुम सल्फाइड ले लो, बाइसल्फाइड ले लो, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है। ठीक है, बस सल्फाइड में क्या होगा, आइड में क्या होगा, H2S गैस प्रोड्यूस होगी। H2S गैस इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। SO3 2 नेगेटिव और SO3 माइनस में क्या प्रोड्यूस होगा, SO2 गैस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या आता है, बेस का रिएक्शन आता है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है, बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ में टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट, और लेकिन कौन ही रिएक्ट करता है, सिर्फ कुछ बेसिस है, कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद से क्या आ गया हमारा, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के साथ में अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ बेस के साथ में, एक्चुअली में नॉन मेटल है ये, ठीक है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। मैंने क्या बोला था, नॉन मेटल ऑक्साइड सारे ही आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जो भी चीजें एसिडिक इन नेचर हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, वो आपका रिएक्ट करेंगी बेस के साथ में टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही काम तो कर रहा था ये भी, क्या यही काम नहीं कर रहा था ये? मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ में टू फॉर्म MgCl2 प्लस वाटर, तभी तो मैं उसको बेस कह रही थी। OH माइनस ना होने के बावजूद मैं उसको बेस कह रही थी। क्यों कह रही थी बेस? बिकॉज वो आपका एक बेसिक नेचर शो कर रहा है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके, विच इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे ही जो CO2 NaOH हो गया, यहाँ पर हम इसने क्या बना लिया, सॉल्ट और वाटर, तो उनका नेचर कैसा हो गया, उनका नेचर एसिडिक हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड सारे के सारे एसिड होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड सारे के सारे बेसिक नेचर वाले होते हैं। एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन आएगा, गलती से भी उसको एसिड मत बोल देना, ये आपका बहुत ही वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इट्स अ गुड वीक बेस। समझ में आ रहा है?
तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या जाना, आज की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, काफ़ी कुछ समझ लिया है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड क्या है, टाइप्स ऑफ बेस क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और साथ में रिएक्शंस भी देखी, प्रिपरेशन कैसे करेंगे और उनका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एसिड के साथ में रिएक्शन क्या है, मेटल के साथ में रिएक्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन क्या है, प्लस एक बोनस क्या था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक नेचर या एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं विद बोथ एसिड एंड बेसिस, उनको हम कहा कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स या ऑक्साइड्स। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही फिनिश ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए जो हमारा ये बहुत ही बल्कि चैप्टर है, इसका 2 पार्ट बचा हुआ है। पहला है इंडिकेटर, पहचानोगे कैसे कौन सा एसिड है। अब तुम देख के हर बार हाथ में तो गिराओगे नहीं या टेस्ट तो करोगे नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कंसंट्रेटेड एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, भाई जल जाएगा बॉडी हमारी, ठीक है। तो हम उसको टेस्ट तो करेंगे नहीं कि अच्छा सार है तो ये एसिड हो गया, कैसे टेस्ट करोगे? उसके लिए आते हैं इंडिकेटर्स। जैसे इंडिकेट करते हो ना एक्टिवा में, इधर जाना है उधर जाना है, या बाइक में फॉर दैट मैटर, वो क्या है, इंडिकेट कर रहे हो। वैसे यहाँ पर भी हमारे आते हैं इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि कौन सा एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया? फिर हम पढ़ेंगे एक नया स्पीशी विच इज सॉल्ट। चैप्टर का नाम है ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट वाले पोर्शन में वी विल कवर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और ऐसे कुछ सॉल्ट हैं, यकीन मानो ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक कॉमन सॉल्ट तो छोड़ दो खाने वाला, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं। समझ में आ रहा है? तो फॉर लर्निंग फर्दर कि हम क्या जानने वाले हैं, स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।